हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ही प्रोफेसर थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से बेहतर कौन हिंदी साहित्य का इतिहास और उसमें जो शब्द हिंदी शब्द सागर की बात कर रहा हूं उसकी भूमिका कौन उनसे बेहतर लिख सकता था। तो वो लोग गए आचार्य शुक्ल जी के पास। तो जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की ये किताब है हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका में इन्होंने ये लिखा था जो बाद में खुद एक किताब के रूप में आया। तो क्या था कि काशी नागरी प्रचारिणी, ठीक है, सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी उसमें आचार्य शुक्ल ने भूमिका में आचार्य शुक्ल ने यह इतिहास लिखा था। यह इतिहास लिखा था, ठीक है। जो बाद में खुद एक किताब के रूप में पब्लिश हुआ। मतलब शुरुआत में भूमिका, मतलब सोचो कि किसी की प्रबुद्धता का पैमाना इससे बेहतर क्या हो सकता है, ठीक है। किसी की साहित्यिक समझ, साहित्यिक विशेषता का इससे बेहतर पैमाना क्या हो सकता है कि उसने एक किताब की भूमिका में कुछ लिखा। वो भूमिका अपने आप में किताब बन गई और किताब क्या बन गई कि तहलका की आज तक हिंदी साहित्य के इतिहास में उससे बेहतर शुरुआत नहीं मानी जा सकती थी। तो हमें बधाई देनी चाहिए शुक्ल जी को कि इतनी शानदार किताब उन्होंने भूमिका के रूप में लिखी थी। जो मतलब लिखा तो भूमिका ही, लेकिन भूमिका इतनी शानदार, इतनी महीन, इतनी क्लियर, इतनी स्पष्ट कि वो खुद में एक किताब बन गई। हां, सीमाएं होंगी। सीमाएं क्या थी, दिक्कतें क्या थी, हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए सोचो ना कि शुरुआत 1929 की बात कर रहे हैं, लगभग 100 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब चीजें आसानी से मिल जाना संभव नहीं था, दुरूह थी। ऐसे में हिंदी को इस स्तर पे ले जाना, खासकर उसके इतिहास लेखन से जोड़ के, निश्चित तौर पे शुक्ल जी का बड़ा योगदान था, ठीक। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्रंथ था शुक्ल जी का जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें पहली बार आपको, अभी तक अगर आप देखे होंगे, अगर आपने गारसा दत्तासी से लेके मिश्र बंधु तक, यानी ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर या मिश्र बंधु, इन सब को देखा होगा, तो थोड़ी बहुत चीजें आपको यत्र तत्र इधर, खासकर ग्रियर्सन तक अगर बात करूं तो ग्रियर्सन से पहले आपको काल विभाजन नहीं दिखा था। ग्रियर्सन ने काल विभाजन किया और ठीक ठाक, यार अपनी समझ के हिसाब से ठीक ठाक काल विभाजन किया। लेकिन बात की जाए अगर उसके बाद मिश्र बंधु की, तो थोड़ा और बेहतर। फिर जब शुक्ल जी आए तो उन्होंने और क्लियर कट कर दिया। बल्कि शुक्ल जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति काल को कहा कि ये सगुण निर्गुण दो धाराओं में, फिर सगुण धारा में भी राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और निर्गुण में संत और प्रेमाश्रय, दोनों की बात कौन कर रहे हैं? आचार्य शुक्ल कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा स्पेशल है, अपने आप में बड़ा खास है कि इतने डिटेल में जाके वर्गीकरण किया। इस कारण हम क्या कहते हैं कि यह जो किताब है, ठीक है, जिसका परिवर्धित संस्करण
ठीक है, जो परिवर्धित इसका संस्करण था, ठीक है, यह परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, 1940 में प्रकाशित हुआ। और क्या था कि अगर हम कहें कि वैज्ञानिक दृष्टि से या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचित प्रथम इतिहास या हिंदी साहित्य का ऐसा प्रथम इतिहास था जिसकी रचना, जिसका लेखन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया था, तो कोई दो राय नहीं है। तो क्या आप कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा इतिहास, ठीक है, प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा इतिहास, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा यह प्रथम इतिहास था, ठीक है। इसमें क्या थे, 1000 कवियों की बात की थी। इसमें क्या था कि 1000 कवियों का वर्णन है, 1000 कवियों का वर्णन है, 1000 कवियों का वर्णन है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं मिश्र बंधुओं के बारे में बता रहा था पिछली क्लास में, तो भाई 4-5 हजार कवियों का वर्णन कर दिया था। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बारगी उसका मन कर भी जाए कि और इतिहास पढ़ते हैं, तो इतने कवियों को पढ़ते पढ़ते उसको निद्रा आनी स्वाभाविक, नींद आ जाएगी, सो जाएगा, इतने सारे। लेकिन यहां पे क्या है कि सारगर्भित तरीके से इन्होंने क्या किया कि हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अगर मैं बोलूं तो क्या इन्होंने इतिहास कवियों का सिर्फ वर्णन किया? सॉरी, इसी में लिखवा देता हूं कि सिर्फ इन्होंने कवियों का वर्णन नहीं किया, क्या किया, उनका साहित्यिक मूल्यांकन भी किया। यह बहुत जरूरी था। कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया, कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया, कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन, ठीक है, कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया, कवियों का साहित्यिक मूल्यांकन भी किया। थोड़ी डिटेल में भी हम जाएंगे जब साहित्यिक मूल्यांकन वगैरह की बात होगी, तो क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें थोड़ी सी डिरेल होंगी, लेकिन हम इस बात को हमेशा समझें कि किसी व्यक्ति ने शुरुआती स्तर पे इतना वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए अगर साहित्य को लिखा, तो जो कहते हैं ना कि शुरुआत करने का श्रेय तो दिया ही जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के प्रयास किए, लेकिन शुरुआत के तौर पे इतना बेहतर प्रयास न भूतो न भविष्यति कोई नहीं कर सकता था, ठीक है। तो साहित्यिक मूल्यांकन भी किया इसका, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जो 900 वर्षों का इतिहास था, जो 900 वर्षों का इतिहास था, इसको 4 कालखंडों में इन्होंने 4 कालखंडों में बांटा, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को, मतलब वो अपने समय की बात कर रहे हैं, 900 वर्षों के इतिहास को 4 काल खंडों में बांटा। किसमें बांटा? 4 काल खंडों में बांटा। और इन 4 काल खंडों को भी हम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। कौन कौन से? तो जो पहला कालखंड है, उन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या नाम रखा, इस पे हम लोग को तो सोचना होगा। देखो, नामकरण और काल विभाजन, ये 2 बिंदु
डिबेट का हिस्सा होंगे। भविष्य में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम इन बिंदुओं पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दो सबसे ज्यादा विवादित विषय रहे हैं जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। हम उस पे आएंगे, लेकिन एक एक करके पहले देख तो ले कि शुक्ल जी ने क्या कहा, द्विवेदी जी ने क्या कहा, क्योंकि शुक्ल जी द्विवेदी जी को जब आप मिला दोगे तो वो कहानी पूर्ण हो जाती है। इन दोनों के मिलाने के बाद संपूर्ण विभाजन एकदम क्लियर हो जाता है। लेकिन फिर हम आधुनिक काल का जो विभाजन था वहां तक की बात, वो मेरे ख्याल से आज तो नहीं हो पाएगा, पर वहां तक भी जब जाएंगे तो आधुनिक काल में जो विभाजन हुए उनको कैसे जोड़ा गया, क्योंकि ये लोग तो पहले के थे, आगे भी इनकॉर्पोरेट करना था, तो एक स्टैंडर्ड काल विभाजन क्या है हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, तो जो चार थे वो क्या क्या थे उसको देख लेते हैं। वीर गाथा काल, ठीक है, जो पहला था वो क्या था, वीर गाथा काल। इन्होंने पहले को क्या कहा, वीर गाथा काल बोला, और इसको क्या बोला, ध्यान रखना इन्होंने ईसवी सन की बात नहीं की थी। द्विवेदी जी या बाकी लोग ईसवी सन की बात कर रहे थे, इन्होंने संवत में, विक्रमी संवत की बात की। ठीक है, तो क्या था, संवत 1050 से, संवत 1050 से 1375 इसको बोला। ठीक है, वीरगाथा काल को। दूसरा इन्होंने जो डिवीजन किया वो भक्ति काल का किया, भक्ति काल का किया। इसको संवत 1375 से 1700 तक, संवत 1375 से 1700 तक, ईस्वी नहीं, ध्यान रखना। तीसरा विभाजन किया रीतिकाल के नाम से, तीसरा विभाजन था रीतिकाल के नाम से। इसको 1700 से 1900 कहा, इसको संवत ये भी है, संवत 1700 से 1900। और जो चौथा विभाजन था वो गद्य काल का था, 1900 से 1984। गद्य काल संवत 1900 से 1984। अब यहां पे आपका एक होमवर्क अपने आप जुड़ जाता है कि विक्रमी संवत और ईसवी सन में क्या रिलेशन है। होमवर्क करते रहिए, तब आप इसमें क्या जोड़ा जाएगा या क्या घटाया जाएगा ये आप अपने आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इसको जरूर करिएगा, अभी क्लास में मत बताइए, अभी आप पढ़िए सिर्फ। तो इन्होंने विक्रमी संवत में किया, ना जाने क्यों इतना स्पेसिफिक आके इन्होंने विक्रमी संवत में किया, बट टू बी वेरी फ्रैंक बाकी सबने ईस्वी में किया और कोई दिक्कत नहीं है, विक्रमी संवत में करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसी जो भक्ति काल की जो मैंने बात की थी, इस भक्ति काल को सगुण निर्गुण में, इसको इन्होंने सगुण निर्गुण में, ठीक है, इसको इन्होंने सगुण निर्गुण में, और फिर उसके बाद जो निर्गुण थी, सॉरी सगुण जो थी, इसको सगुण को इन्होंने राम भक्ति कृष्ण भक्ति में। एक मिनट, मतलब जो अभी हम लोग पढ़ते हैं बिल्कुल वैसा, इसको राम भक्ति कृष्ण भक्ति, और इसको ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ठीक है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी यानी संत, प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी। ज्ञानाश्रयी यानी कि संत यानी कि कबीरदास वाला, और प्रेमाश्रयी यानी कि सूफी यानी कि जैसी वाला। इन कालखंडों में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है, अब कुछ बातें और, अब देखो ये एकदम दिमाग में आपके बैठ जाना चाहिए, और दो चीज आपको यहां पे स्पष्ट भी हो रहा होगा, दो चीज स्पष्ट भी हो रहा होगा कि एक ये भक्ति काल और एक ये रीति काल। ये तो जो आधुनिक संदर्भ में जो हम स्टैंडर्ड विभाजन देखते हैं उसमें भी इसको हम देखते हैं, उसमें भी हम इसको पाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और चीजें देख लेते हैं शुक्ल जी से जुड़ी, इसी मतलब जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। क्या है इनकी इन्होंने जो रचनाओं का मूल्यांकन किया था, जो अभी हम यहां पे देख रहे थे, ठीक है, जो मैंने कहा था कि साहित्यिक मूल्यांकन किया था, वो कैसा था?
रचनाओं का मूल्यांकन इन्होंने परंपरावादी दृष्टि से नहीं किया था। हम बाद में इस पे बात करेंगे भी। शुरुआत में मैं एक बार हिंट दे चुका हूं कि परंपरावाद का मतलब कि सपोज करो कि एक काल ये है, दूसरा काल ये है, इस काल के बाद ये काल आया, तो परंपरा कहती है कि हो सकता है इस काल के कुछ अवयवों को अगले काल में ले जाया जाए। जैसे कबीरदास जी जो थे, कबीरदास जी पे नाथ साहित्य का, सिद्धनाथ साहित्य का बड़ा असर दिखता है। जैसे विद्यापति का असर सूरदास पर दिखता है। तो अगर हम परंपरावाद को समझेंगे तो हम दो कालों को मिला सकेंगे, पर इन्होंने परंपरावाद को अपने मूल्यांकन से अलग रखा। तो इनका जो मूल्यांकन था, ठीक है, और शुक्ल जी का जो मूल्यांकन था, ठीक है, हिंदी, इसको फिर से हेडिंग डाल दे रहा हूं बस, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी, ठीक है, क्योंकि इनके मूल्यांकन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं मैं यहां पे, ठीक है, ठीक है। क्या था जो मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात ये कर रहा था कि जो इनका मूल्यांकन था वो क्या था, शुक्ल जी का जो मूल्यांकन था वो क्या था? युगीन परंपरा को देखते हुए, युगीन परंपरा को देखते हुए इन्होंने युगीन परंपरा पे बड़ा फोकस किया था। तो क्या किया था इन्होंने? युगीन परंपरा को देखते हुए, ठीक है, युगीन परंपरा को देखते हुए रसवादी और समाजनिष्ठ दृष्टि से, हम कह सकते हैं कि लोक मंगलवादी तरीके से, लोक मंगलवादी दृष्टि से, लोक मंगलवादी दृष्टि से इन्होंने जो रचनाओं का मूल्यांकन किया था, से रचनाओं का मूल्यांकन किया था। लोक मंगलवादी दृष्टि से रचनाओं का मूल्यांकन किया का मतलब क्या है कि जब मैं कविता क्या है निबंध के बारे में पढ़ा रहा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोग बाद में पढ़ेंगे, जो पढ़ना चाहते हैं वो कभी भी पढ़ सकते हैं। तो जो कविता क्या है निबंध है उसमें उन्होंने लोक मंगल विचारधारा की बात की है कि कविता क्या है जो लोक मंगल की बात करे, आम जन के मंगल की बात करे, वो कविता है। ऐसे ही साहित्य क्या है जो लोक मंगल की बात करे। इसीलिए इनके साहित्य में तुलसीदास का बड़ा स्थान है, क्योंकि तुलसीदास उस समय के समाज को, वो समाज जो शायद शुक्ल जी के हिसाब से थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि हमारे पंथ या संप्रदाय पे दिक्कत आ सकती है, उस समाज के लिए जब तुलसीदास ने रामचरितमानस जैसी रचना की या कवितावली जैसी रचनाएं की, तो उन्होंने समाज के एक लोक मंगल स्वरूप को रखा और उस रामचरितमानस के जो नायक थे वो भी लोक मंगल स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट नायक माने जाएंगे, यानी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात की। तो इन्होंने क्या किया, लोक मंगलवादी दृष्टि से रचनाओं का मूल्यांकन किया, ठीक है। और क्या हुआ, वर्गीकरण जो किया वो तो किया ही, लेकिन कुछ दिक्कतें भी हमें देखने को मिलती हैं। हम डिटेल में तो आपका जो क्रक्स रहेगा उसमें मैं चीजें लिख दूंगा, पर उस क्रक्स के जो प्रमुख बिंदु हैं वो यहां पे लिखवा भी दूंगा, आपको समझा भी दूंगा। तो क्या कि अगले 4, 5, 10, 15 मिनट जब तक मैं शुक्ल जी के साहित्यिक इतिहास लेखन है उस पर कुछ टिप्पणियां कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा दिमाग खोल के क्लियर कट तरीके से कान सेन बन के सुनिएगा, ठीक है। क्या है कि युगीन परंपरा को देखते हुए लोक मंगलवादी दृष्टि से रचनाओं का मूल्यांकन किया, ये कर दिया, हो चुका है।
हम उस पर ही डिस्कशन कर रहे हैं। बात की जाए इसकी, तो इन्होंने एक पद्धति अपनाई। इसमें जो लोक मंगलवादी दृष्टि है, इसमें एक और बात शामिल होती है, वो है प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्ष क्या? प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जैसे सपोज करो कि आपने बहुत सारी मूवीज के कई सारे सीरीज देखे होंगे, कई सारे सीरीज देखे होंगे। चलो पंचायत की बात करते हैं, आजकल पंचायत की बहुत बात हो रही है, पंचायत की बात करते हैं। पंचायत की अगर बात करो तो पंचायत का जो तीसरा सीजन, जो लेटेस्ट सीजन है, उसमें अगर तुम प्रहलाद चा को देखोगे, मतलब जो प्रहलाद चाचा हैं उनको अगर तुम देखोगे, फैजल भाई को, तो उनको देखते हुए शायद अगर तुमने सिर्फ सीजन 3 खोला है तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा ये ऐसे ही है, थोड़े से गुस्सैल किस्म के, नाराज किस्म के, किसी बात से दुखी हैं। लेकिन अगर तुमने सीजन 1 सीजन 2 देखा है तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, परंपरा के हिसाब से वो थोड़े से चुहल करने वाले खुशमिजाज इंसान है ना। तो परंपरावादी दृष्टि यही होती है। युगीन दृष्टि क्या होती है? प्रत्यक्षवादी। जो दिख रहा है उसके आधार पे हमने युग की कल्पना कर ली। तो ये जो दृष्टि है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्षवादी दृष्टि। प्रत्यक्षवादी दृष्टि। इस प्रत्यक्षवादी दृष्टि के बारे में थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इस पे कुछ बिंदु भी है। जैसे प्रत्यक्षवादी दृष्टि के कारण क्या हुआ कि मैं तुमको पंचायत के उदाहरण से बता रहा हूं, तुमको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पंचायत देखा होगा। अब हां नहीं बोलना, बस समझो फिर से कि अगर वही प्रहलाद चा की बात की जाए तो अगर तो मैं शुक्ल जी के हिसाब से बताऊं कि भक्ति काल में एक बड़े शानदार मूर्धन्य लेखक हुए, उनका नाम था प्रहलाद चा। प्रहलाद चा जो थे वो थोड़े से दुखी रहा करते थे, खिन्न रहा करते थे। शायद पुत्रमोह में वो और उदास होते गए। पैसे से उनको बहुत मोह था नहीं, चुनाव से उनको बहुत मोह था नहीं, है ना। उनका व्यक्तित्व कुछ उदासीन किस्म का व्यक्तित्व है। अब ये क्या है? ये युगीन व्याख्या है। ये क्या है? प्रत्यक्षवादी दृष्टि। अब इससे तुमको दो चीजें समझ में आ रही होंगी कि प्रहलाद चा का जो व्यक्तित्व है, प्रहलाद का जो व्यक्तित्व है, वो वास्तविकता में जो उनका व्यक्तित्व है वो नहीं दर्शा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रत्यक्षवादी दृष्टि और युगीन जो परंपरा है हमने उसकी बात की, पहली बात। दूसरी बात, उसी सीजन 3 में कई जगह पे यादृच्छिक रैंडमली आपको प्रत्यक्ष जो प्रहलाद चा का कैरेक्टर है वो कहीं कहीं पे उसी चुहल में वापस आता दिखेगा। आप उसको आश्चर्य एलिमेंट मान के साइड कर दोगे कि ये कभी कभी आता है, मेनली वो ऐसे ही रहते हैं। तो दो चीजें हुई कि जो प्रत्यक्षवादी दृष्टि है, इसके कारण, प्रत्यक्षवादी दृष्टि के कारण जो रचनाकार का व्यक्तित्व है और परंपरा से होने वाला जो प्रभाव है, उसको वो महत्व नहीं दे सके। परंपरा से होने वाला प्रभाव क्या मतलब क्या है कि जो लोग पंचायत के फैन हैं वो लोग जानते हैं कि क्या करिज्मेटिक कैरेक्टर खुद में है प्रहलाद जी, है ना। जैसे खुद मेरी जो अर्धांगिनी है, उनको प्रहलाद चा एक कैरेक्टर के रूप में बहुत पसंद है। और जब सीजन 3 वो देख रही थी, इत्तेफाक से हम दोनों साथ में देख रहे थे, तो वो बड़ी भावुक भी हुए जा रही थी कि यार वो जो उनकी चुहल कदमी थी, वो जो बातें थी, वो मिस कर रही थी। तो क्या है कि आप प्रत्यक्ष दृष्टिकोण से किसी को देखोगे ना, जो दिख रहा है वैसा ही देखोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि कुछ बातों को तुम मिस कर जाओगे। जैसे इस समय लोग धोनी पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, खैर इसको धोनी की जिम्मेदारी है, पर पहले जो धोनी खेला करता था उसको तुम नहीं भूल सकते। परंपरावादी दृष्टि में उसको भी शामिल करोगे। वो जो व्यक्तित्व था धोनी का, कप्तानी का, बैट्समैन का, वो तुम नहीं मिस कर सकते। तो जब तुम
युगीन परंपरा में बंध जाओगे, प्रत्यक्षवादी दृष्टि में बंध जाओगे, तो शायद तुम उस व्यक्ति का जो परंपरागत इतिहास रहा, जो उसका विराट व्यक्तित्व रहा, तुम उसको मिस कर जाओ। तो प्रत्यक्षवादी दृष्टि के कारण वे रचनाकार का जो महत्व था, कारण वे रचनाकार के व्यक्तित्व को रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व न दे सके, महत्व न दे सके, पहली बात। दूसरी बात, न ही परंपरा से पैदा होने वाले प्रभाव को, न ही परंपरा से पैदा होने वाले प्रभाव को, पैदा होने वाले प्रभाव को परंपरा से नहीं दे सके। अब मैंने आपको एक ऐसा उदाहरण बता दिया है कि आप कभी नहीं भूलोगे कि शुक्ल जी क्या मिस कर रहे थे। मैं फिर से बता रहा हूं कि आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग हिम, वट एवर ही हैज डन इज सुपर्ब, मार्वलस, बेहतर, बहुत शानदार। लेकिन आज जब हर चीज की समीक्षा होती है, खुद आलोचकों समालोचकों में शुक्ल जी का भी नाम आता है, तो उनकी भी जो रचनाएं रही, साहित्य में जो उनका योगदान रहा, उसकी भी समालोचनात्मक ताप पे तो हम लोग जाएंगे ही, उस पर समालोचना करेंगे। खैर, जैसे दो लोगों का नाम आता है, एक आता है तेन, एक आता है हटसन। आज का दूसरा होमवर्क है, विक्रमी संवत के बाद दूसरा होमवर्क है, पढ़ना है कि तेन कौन है, हटसन कौन है। तेन और हटसन पाश्चात्य साहित्य में अगर समीक्षा की बात कर ली जाए तो दो बड़े स्तंभ हैं। तो तेन शुक्ल जी के जैसे, हटसन द्विवेदी जी के जैसे। तेन भी युगीन परंपरा, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण की बात, हटसन द्विवेदी जी के जैसे परंपरावादी, जो परंपरावादी दृष्टिकोण है उसको अपनाते थे। तो जैसे तेन को हटसन ने क्रिटिसाइज किया, वैसे ही शुक्ल जी के इस दृष्टिकोण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई व्यक्तिगत महत्व को न दे सके, ठीक है, द्विवेदी जी ने, मतलब अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर रहा हूं, ने परंपरावादी जो दृष्टिकोण है उसको समझाते हुए ने कबीर पर सिद्धनाथ परंपरा, व सूर पर विद्यापति, व जयदेव की परंपरा पर, विद्यापति ये लोग आदिकाल के हैं, ये भी आदिकाल का है, इसको मैं आदिकाल लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ये लोग एक पहले काल के थे और भक्ति काल दूसरा काल है। ये लोग पहले काल के थे, भक्ति काल दूसरा काल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, क्लियर है कि जो आदिकाल के कुछ प्रभाव थे उसको एकदम इग्नोर मार दिया किसने? शुक्ल जी ने, जिसको द्विवेदी जी बाद में सामने लाए। तो वह सूर पर विद्यापति व जयदेव की परंपरा का सीधा असर है। द्विवेदी जी ने जयदेव की परंपरा के सीधे असर को स्पष्ट किया, कि सीधे असर को क्या किया? स्पष्ट किया। ठीक,
जैसे जैसे हडसन ने हडसन ने तेन का खंडन किया, जैसे हडसन ने तेन का खंडन किया था। ठीक, तो एक दिक्कत हमें देखने को मिली, एक समस्या देखने को मिली कि बहुत अच्छा प्रयास, अभिनव प्रयास, शानदार प्रयास, एक इशू ये दिखा। ठीक है, अगला क्या है? जैसे जब आप प्रत्यक्षवादी चीजों को देखते हैं ना, तो आप किसी घटना का या किसी काल के बनने के पीछे कारण को बहुत लिमिटेड कर देते हैं। अगर उसी युग में उस कारणों को देखेंगे तो शायद आप बहुत लिमिट कर देंगे। जैसे हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल की जो व्याख्या शुक्ल जी ने की है, उस व्याख्या में उन्होंने इस्लाम को बहुत प्रमुख कारण माना है कि इस्लाम का जो प्रभाव था, उस प्रभाव के कारण भक्ति काल का उद्भव हुआ, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपसे। मैं अगर आपसे बोलूं कि भक्ति काल में सिर्फ एक कारण उसके उद्दीपन के लिए क्या कहते हैं, निर्धारित किया जा सकता है, तो मैं गलत होऊंगा। क्यों? क्योंकि बहुत से कारण थे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि दक्षिण भारत में अलवार नैनार, दक्षिण भारत में जो अलवार नैनार आंदोलन चल रहा था, ठीक है, अलवार बनाम नैनार आंदोलन जो चल रहा था, वो विकसित होके जब उत्तर भारत तक आया तो ऐसा कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन को उसने और प्रज्वलित किया। तो सिर्फ एक कारण क्या बताता है कि आप युगीन परिस्थितियों में यानी प्रत्यक्षवादी दृष्टि में घिर के रह गए। अन्यथा अगर आप परंपराओं को मिलाते तो आप उसके पहले के इतिहास को जोड़ते उसमें, जो आप नहीं जोड़ पाए। तो एक ये बड़ा इशू था। दूसरा जो मैंने बताया अभी, उसको भी लिख लेते हैं आप। जो दूसरा बिंदु था वो क्या था कि प्रत्यक्षवाद के प्रभाव में में भक्ति काल के उद्भव की व्याख्या। ठीक है, भक्ति काल के उद्भव की व्याख्या, यह भी एक दिक्कत है। ठीक है, ठीक, जो इन्होंने की व्याख्या को इस्लाम के उदय के साथ जोड़ा, ठीक है, इस्लाम के उदय के साथ जोड़ा, जो कहीं ना कहीं अपूर्ण लगता है, जो अपूर्ण लगती है, यह व्याख्या जो है क्या लगती है, अपूर्ण लगती है। दूसरी अगर आप देखोगे कि आचार्य शुक्ल बड़े विद्वान थे, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आप युगीन परंपरा, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में ही उलझ के रह जाते हो, जब आप युगीन परंपरा या प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण में ही उलझ के रह जाते हो, तो एक दिक्कत सामने आती है कि आप सिर्फ एक दो नहीं, कई कारणों को उसी में ही
लपेट देते हो, आप ज्यादा आगे नहीं जाते, विस्तारित तौर पे आप नहीं सोच पाते, आपकी सोच में वो विस्तीर्णपन जो होता है वो नहीं दिख पाता। जैसे भक्ति काल में बहुत सारे प्रबंध काव्यों का, लोक धर्म से जुड़े काव्यों का आपको प्रचलन देखने को मिलेगा, बहुत से दिखेगा। बड़े महाकाव्य, भक्ति काव्य, खंड काव्य जो लोक धर्म से जुड़े हुए हैं, सगुण काव्य बहुत दिखेंगे आपको। ऐसे में आप क्या करते हो? ऐसे में आप मुक्तक परंपरा को एकदम से देखते हो और आप कहते हो कि नहीं, एक आध दो ठे उसको हटा देते हैं। तो जब आप किसी वाद से ग्रसित हो जाते हो, खासकर वो प्रत्यक्षवाद जैसा वाद है, तो आप मुक्तक जैसी परंपरा को वह इज्जत या वह समुचित मूल्यांकन नहीं कर पाते जो एक विद्वान होने के नाते आपसे रिक्वेस्टेड होता है, जो आपसे चाहिए होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, यहां पे जोड़ सकते हैं कि क्या कि प्रत्यक्षवाद के कारण ही प्रबंध काव्य, सगुण काव्य के कारण प्रबंध काव्य, सगुण काव्य आदि के प्रति आग्रह एवं मुक्तक जैसी, ठीक, एवं मुक्तक जैसी परंपरा का समुचित मूल्यांकन न करना। मुक्तक में कौन लिखा करता था? कबीरदास। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्य देखेंगे और उनके द्वारा लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास देखेंगे तो आपको तुलसीदास यहां दिखेंगे और तुलसीदास यहां दिखेंगे और कबीरदास थोड़े निचले दर्जे पे। एक तो मैंने सिद्धनाथ परंपरा से जो उनका कनेक्शन था उसको इग्नोर कर दिए जाने की बात की मैंने की। दूसरी मैंने बात की कि जिसमें कबीरदास ने मुक्तक में लिखा है, आपने प्रबंध और सगुण आदि काव्य को ही प्रमुखता दी, उनकी ही बात की, तो यह भी अपने आप में एक ऐसा बिंदु है जिस पे बात की जानी चाहिए। ठीक है, ठीक। थोड़ा सा और डिटेल में जब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम वर्गीकरण की बात करेंगे, तो हम लोग ये भी देखेंगे कि रीति काल का, इसे बाद में आप पढ़ते हो ना, रीति मुक्त, रीतिबद्ध, है ना, रीति इतर, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ठीक है, रीतिबद्ध और रीति इतर, इन चार को आप पढ़ोगे। शुक्ल जी ने थोड़ा सा अलग प्रकार का वहां पे भी जो विभाजन किया है उस पे भी हम लोग डिटेल में जाएंगे जब हम रीति काल पे जाएंगे। ठीक है, इवन काल विभाजन पे जब जाएंगे तो भी हम उस पर बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि मैं शुक्ल जी को पढ़ा रहा हूं तो शुक्ल जी से कि जो साहित्य इतिहास से लिखे जो प्रतिमान है उस पे मैं कुछ टीकाएं दे रहा हूं या उस पे कुछ बिंदु की बात कर रहा हूं। द्विवेदी जी पे भी आएंगे और इन्हीं दो की बेसिकली बात करनी, बाकी तो शुक्लोत्तर युग में बस एक बार नाम पढ़ लेंगे, बाकी चीजें तो हो ही जाएंगी। ठीक है, अब जब मैं यहां पे काल विभाजन कर रहा था तो यहां में जो पहला काल था इसको मैंने क्या कहा? इसको मैंने कहा वीर गाथा काल।
वीर गाथा काल का मतलब जहां पे ऐसा काव्य जिसमें वीरों की गाथाएं ही गाई गई हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि इस काल के बहुत सारे साहित्य में, जो शुरुआती काल था उसके बहुत सारे साहित्य में वीर गाथा है, वीरों की गाथा है। लेकिन आपने जिसको बहुलांश माना कि सबसे ज्यादा इसी की रचना हुई होगी, थोड़ा डीप में जाओगे तो पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारे अलग अलग बहुलांश और मिलते हैं। क्या खुसरो की रचना वीर गाथा में आएगी? क्या विद्यापति की रचना वीर गाथा? क्या जय, अब यहां पे मैंने लिखा था यहां पे, ठीक है, जयदेव की बात, ठीक है, नाम स्किप, ध्यान से उतर रहा था। क्या जयदेव का लेखन वीर गाथा में आएगा? क्या जो जैन कवि हैं हेमचंद्र आदि की अगर हम बात करें तो क्या उनका लेखन वीर गाथा काल में आएगा? आप तो इनको खैर कवि मान भी नहीं रहे थे। सिद्धनाथ परंपरा तो कतई नहीं आएगा वीर गाथा काल में। इवन रासो साहित्य जब हम पढ़ते हैं, कुछ लोगों ने इसको रासो काल भी कहा, रासो साहित्य पढ़ते तो रासो साहित्य में भी सभी रासो साहित्य वीर गाथा पे आधारित नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने, इसका मतलब यह है कि आपने जो वर्गीकरण किया उसमें जो नामकरण है, यथा, आगे कर देता हूं, यथा, एक मिनट, शुक्ल जी, तो क्या हुआ कि आपका जो नामकरण है, क्या वीर गाथा काल का नामकरण भी वीर गाथा काल का नामकरण भी विवादित। क्यों विवादित? क्यों विवादित? क्योंकि सिद्धनाथ साहित्य, सिद्ध व नाथ साहित्य हम सबको पढ़ेंगे भी, तो अभी परेशान नहीं होना, ठीक है। जैन साहित्य, खुसरो, खुसरी लिख दिया मैंने, खुसरो, विद्नुक्ता, ठीक है, विद्यापति, ठीक है, सिद्धनाथ साहित्य, जैन साहित्य, खुसरो, विद्यापति, जयदेव, आदि, या इनके अलावा कुछ अन्य रासो साहित्य भी वीर रस या वीरता की गाथाओं से बहुत दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपने जो वीर गाथा काल का नामकरण किया, उस नामकरण पर भी विवाद है, उस नामकरण पर भी आपत्ति है, मैंने आपको बताया भी, ठीक। ऐसे ही छोटे मोटे और कार्य, जैसे रीतिकाल की शुरुआत की बात कर ले, तो रीतिकाल की शुरुआत में बाद में इसको जब रीतिकाल की बात करूंगा तो वहां पे भी बात करूंगा कि रीतिकाल की शुरुआत की अगर बात कर ली जाए तो उस पर भी दिक्कत है। रीतिकाल की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुक्ल जी ने जिस बिंदु पे साहित्य लिखा है, अगर रीतिकाल की शुरुआत की बात कर ले तो उन्होंने केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है। यद्यपि जब आप पढ़ोगे तो आप केशवदास से ही शुरू करोगे,
हाँ ठीक है, उन्होंने नहीं माना, यह बिंदु नहीं है। क्यों नहीं माना, इस पे विवाद होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि केशव दास अलंकारवादी हैं, रसवादी नहीं है, और रीतिकाल की जो व्याख्या की है खुद शुक्ल जी ने, वो रसवादी व्याख्या की है। जबकि अगर आप केशव दास के लेखन को देखोगे तो उनकी एक रचना है रसिक प्रिया। उस रचना में केशव दास जी ने बहुधा रसात्मक लेखन ही किया है, यानी कि रसवादी रचना ही है रसिक प्रिया। तो इसका मतलब जो इनका शुक्ल जी का रीतिकाल को लेके विचार है वो भी विवादों के घेरे में, वो भी विवादों के घेरे में। ये विवादों के घेरे का मतलब विवादित है, मतलब भाई उन्होंने उस समय लिखा, आज तुम रिसर्च करके बोल दे रहे हो, पर हाँ ठीक है, समीक्षा तो की जा सकती है ना, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, अगली बिंदु क्या, जो एक अगली बात है जिसको आपने मेरी कक्षाओं में, मेरे वीडियोस में अलग अलग तरीके से देखा, सुना, समझा होगा कि जो उनके समय में समकालीन शानदार रचनाएं हो रही थीं, चाहे वो प्रेमचंद जी की हो या वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे मूर्धन्य महाप्राण कवि की हो, ये इनके साहित्य के मूल्यांकन से बहुधा दूर रही। इसका मतलब क्या है कि समकालीन साहित्य का जो उनका मूल्यांकन था, ठीक है, समकालीन साहित्य का जो मूल्यांकन उनका था, समकालीन साहित्य का जो मूल्यांकन था, वो भी तार्किक नहीं लगता। ठीक है, तार्किक नहीं लगता। इस कारण कहीं ना कहीं जब हम शुक्ल जी को देखते हैं तो उनके लिखे इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन उस इतिहास में भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियों की बात मैंने यहां पे की थी। ठीक, आशा यह करता हूं कि आपको यहां तक जो अभी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से आप जुड़ना चाहें, यानी कि यूपीएससी की जर्नी को आसान करना चाहें, यूपीएससी मुख्य परीक्षा में बहुत शानदार नंबर लाना चाहें, और जो मैं अक्सर कहता हूं कि उस 850 नंबर के जो माइलस्टोन है वहां तक अगर पहुंचना चाहें तो आप हिंदी साहित्य के इस वैकल्पिक विषय से जो अप्रैल बैच का है आप इससे जुड़ सकते हैं। देखिए, इस समय चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, और विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी पा सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको, स्टडी IQ विजिट कीजिए, वहां पे राइट हैंड साइड पे आपको ऑप्शनल का सेक्शन मिल जाएगा, ऑप्शनल में जाइए, हिंदी लिटरेचर सेलेक्ट कीजिए। वहां पे आप देख रहे होंगे कि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल का वहां पे आपको लोगो दिख रहा होगा। वहां पे विकास लाइव कोड के साथ इस बैच को परचेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा है। जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 16 अप्रैल को, ठीक है, 16 अप्रैल को इस बैच में एडमिशन क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो आपको 16 अप्रैल तक इस बैच से जुड़ जाना है। ठीक है, और ये जो सेल है, ये सेल भी चलेगी कब, 15 अप्रैल तक। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस दिन ये सेल एंड होगी उसके अगले दिन बैच में एडमिशन भी खत्म हो जाएंगे, तो आपको उससे पहले जुड़ना है। तो स्टडी IQ में हिंदी साहित्य के ये वीडियोस ऐसे देखते रहिए। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पे, विषय पे अगर वीडियोस चाहिए तो पहले तो मेरी हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको अभी भी लगता है कि नहीं किसी और विशेष टॉपिक पे चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की लिंक भी होगी, आप वहां पे क्लिक करके भी सीधे कोर्स से जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।